हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 19th ऑफ अक्टूबर 2022। देखते हैं आज के द हिंदू में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें देखने को मिले हैं। पर उससे पहले आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवीआई बाय स्टडी एस का क्वेश्चन। ये हमारा इनिशिएटिव है जहां पर डेली बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को बेसिकली आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आप इसको सॉल्व करें एंड आप इसका आंसर कहीं ना कहीं बताएं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 2020 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड। सेकेंड है इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस। थर्ड है कलेक्टिंग breath samples from sprouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख जरूर बताइएगा। पेज नंबर 1 पर मूव ऑन करते हैं। पेज नंबर 1 पर हमें आर्टिकल देखने को मिला, स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम सेज मोदी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इंटरपोल मीट के लिए गए। वहां पर उन्होंने कहा कि जब थ्रेट्स ग्लोबल हैं तो क्यों हमारा रिस्पॉन्स लोकल हो। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मिल बांट के ही हम कहीं ना कहीं डिफीट कर पाएंगे टेररिज्म को, करप्शन को, ड्रग ट्रैफिकिंग को, पोचिंग को, ऑर्गेनाइज क्राइम को, स्पेस जो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स होते हैं इन सब के खिलाफ भी हम अगर लोकली लड़ेंगे तो देखो हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हम सबको ग्लोबली चीजों को देखना होगा, ग्लोबली वर्क करना होगा। एंड इन्होंने यहाँ पर कहा कि जब थ्रेट्स ग्लोबल हैं तो रिस्पॉन्स लोकल क्यों नहीं हो। इट्स हाई टाइम कि हम लोग मिलकर इसके रिगार्डिंग काम करें। एंड एट द टाइम व्हेन नेशंस एंड सोसाइटीज वर बिकमिंग इनवर्ड लुकिंग, इंडिया को उसी टाइम रियलाइज हो गया था कि ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है इन सब रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखो हमारे देश ने बहुत पहले ही कहीं ना कहीं ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म को देखना, बेसिकली टेररिज्म को देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड हमारी जो आसपास की कंट्रीज हैं वहां से कहीं ना कहीं टेररिज्म हमने देखा है। ठीक है, तो लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड वोक अप हमने ये सिनेरियो देखा, इसलिए हमें पता है कि सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है एंड लोगों की जान कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस चीज को कह रहे हैं कि हमें ग्लोबली वर्क करना होगा। हम लोकली अगर देखते रहेंगे किसी भी इशू को तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं पेरोकियल थॉट रख रहे हैं जो कि हमें हेल्प नहीं करेगा। एंड ही सेड दैट देयर वाज अ नीड टू फर्दर डेवलप इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर सेटिंग अप अर्ली डिटेक्शन। तो बेसिकली मिलकर क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, वार्निंग सिस्टम्स को लेकर आना है, प्रोटेक्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को, सिक्योर्ड रखना है अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। जब हम ये सब रखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ग्लोबली हम टेररिज्म, पोचिंग, करप्शन, ये सब जो चीजें हैं ना उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला देखिए, छोटा सा आपको देखने को मिला साइड में, दो इसके ऊपर पूरा बड़ा सा आर्टिकल भी आया बट आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंकन ऑथर को मिला है बुकर प्राइज एंड इनको अपने बुक द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीरा, इसके लिए बेसिकली ये मिला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है एंड इज ऑनर्ड फॉर फाइनेस्ट फिक्शन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। तो जो फाइनेस्ट फिक्शंस होती हैं, जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उनको ये दिया जाता है बुकर प्राइज। ये आपको पता होना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि इंटरपोल की बात हुई तो इंटरपोल बेसिकली काम क्या करता है, काउंटर टेररिज्म वर्क करता है। ये ऐसे वर्क करता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो प्रिवेंट कर सके अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसको, थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेटवर्क को देख सके, एफिलिएट्स को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, पहला तो ये काम है जब हम टेररिज्म के रिगार्डिंग देखते हैं। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइज एंड इमर्जिंग क्राइम, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये टारगेट करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स को, आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है एंड क्रिमिनल थ्रेट्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है उनके अगेंस्ट। ये बेसिकली इसका सेकंड काम है। थर्ड, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से उभर रहा है साइबर क्राइम, तो ये साइबर स्पेस को सेफ बनाने के लिए वर्क करता है एंड सपोर्ट करता है मेंबर कंट्रीज को कि वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कर सके साइबर अटैक्स को एंड मिल बांट कर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
अब देखिए इंटरपोल जो है अलग अलग नोटिस निकालता है। सबसे पहले होता है रेड नोटिस। रेड नोटिस आता है जिससे हम लोकेशन को सीक कर सकें, अरेस्ट कर सकें एक वांटेड पर्सन को। जैसे कि सपोज करिए अगर किसी पर्सन के खिलाफ ये आ गया कि किसी कंट्री के अंदर उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं ना कहीं करी है, वो उसमें इन्वॉल्व थे एंड वो कहीं पे भाग जाते हैं किसी और कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लोकेशन को सीक करने के लिए रेड नोटिस निकाला जाता है। उसके बाद होता है ब्लू नोटिस जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उस पर्सन की आइडेंटिटी लेने के लिए, लोकेशन लेने के लिए, एक्टिविटीज लेने के लिए, है ना, लिया जाता है। क्यों देखो इन्फॉर्मेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्राइम्स में इन्वॉल्व है। ग्रीन नोटिस की जब हम बात करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, और अगर वो वापस कर सकता है तो उसके रिगार्डिंग वार्निंग के रूप में ग्रीन नोटिस को इशू किया जाता है। उसके बाद देखिए येलो नोटिस। येलो नोटिस आता है कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है उसको लोकेट किया जाए, ज्यादातर माइनर्स के रिगार्डिंग ये आता है। ब्लैक नोटिस आता है जब इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, किसी की बॉडी मिली है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है किसकी है, तो इसके रिगार्डिंग ब्लैक नोटिस निकाला जाता है। ऑरेंज नोटिस आता है जिससे वार्निंग दी जा सके ऑफ एन इवेंट या फिर एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक प्रोसेस जो कि सीरियस कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकता है पब्लिक सेफ्टी के लिए। पर्पल नोटिस निकाला जाता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं सीक कर सकें और मॉडस एपरेंडी या ऑब्जेक्ट्स या कोई डिवाइस या फिर कोई कंसीलमेंट मेथड जो कि क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो वन हैंडेडली इसको निकाला जाता है। उसके बाद इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी होता है। ये इशू किया जाता है उन सब ग्रुप्स या इंडिविजुअल के लिए जो कि टारगेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड उनके सेक्शन जो कमेटी है कहीं ना कहीं उनका वो टारगेट बनी हुई है, तो इसके रिगार्डिंग ये निकाला जाता है स्पेशल नोटिस। तो इंटरपोल ये जो नोटिस निकालता है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर क्या सिग्निफाई करता है, एंड ऑल्सो इंटरपोल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं तो इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वी हैव टेकन इट इन डिस्कशन। अगला देखते हैं, तमिलनाडु हाउस अर्जेस सेंटर नॉट टू इंप्लीमेंट लैंग्वेजेस पैनल रिपोर्ट। देखो इसको हमने कल भी कवर किया था। बेसिकली तमिलनाडु की जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो पैनल रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑल, ठीक है, इसको ये कह रहे हैं कि आप इसको, इनकी जो रिकमेंडेशन है इनको इन रियलिटी मत लेकर आओ, इनको इम्प्लीमेंट मत करो। ऑल्सो देखो तमिलनाडु के साथ साथ और भी जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर डिमांडिंग कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये इशू जब उठा जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज को कहा गया कि हम हिंदी को आगे लेकर आएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑल्सो रीजनल लैंग्वेजेस को हम सपोर्ट करेंगे। तो इसी के अगेंस्ट में तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर कि वो इम्प्लीमेंट ना करें रिकमेंडेशन जो कि रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी लेकर आई है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि सबमिट किया गया था बाय द चेयरमैन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इस पार्लियामेंट्री पैनल ने रेकमेंड किया है कि हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर यूज होना चाहिए एंड रीजनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अब तमिलनाडु के अंदर क्योंकि काफी मेजर पॉपुलेशन है जो कि तमिलियन लैंग्वेज कहती है, जो कि इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इसको इन इम्प्लीमेंटेशन नहीं आना चाहिए। एंड दे आर आर्ग्यूइंग कि जो और जो 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस है क्यों उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल वे में देखा जा रहा है। तो बेसिक मेजर इशू यही है जो कि हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्टार्ट स्प्रेइंग बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इन फील्ड एज AQI रिमेन्स पुअर। अब देखिए दिल्ली की हालत नवंबर अक्टूबर के अराउंड क्या होती है, काफी खराब हो जाती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ड्यू टू स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के लिए सरकार ने क्या कहा है कि वो बायो डिकम्पोजर को फ्री में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उसको स्प्रे करेंगे ऑन ऑल बासमती एज वेल एज नॉन बासमती एग्रीकल्चरल फील्ड्स, है ना। तो इसको हमने पहले भी कवर किया था। ये दिल्ली की सरकार ने इसलिए किया है जिससे स्टबल बर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो सके। क्यों, क्योंकि देखो हर फार्मर के पास जरूरी नहीं है कि हैवी हैवी मशीन्स हो, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्टबल को हटा दिया जाए, पर फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको खरीद सके, तो उनको सबसे इजी मेथड लगता था कि वो स्टबल को जला दे। अब इसके जलाने की वजह से ये जो पराली जलती है इसकी वजह से जो स्मोक एंड ऑल निकलता है वो दिल्ली की तरफ आ जाता है,
एयर की वजह से, एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऊपर से देखो सोने पे सुहागा, दिवाली का टाइम होता है, क्रैकर्स एंड ऑल की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखो दिल्ली की सरकार ने स्टेप्स लिए जो स्टबल बर्निंग है उसको भी रोकने के लिए, एंड ऑल्सो यहाँ पर फायर क्रैकर्स के ऊपर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, सबके ऊपर बैन लगा दिया है ना। पर अभी भी क्या है कि कैपिटल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर ये पता चला है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी के अंदर आ गई है, डिटोरिएट कर रही है। एंड ये कौन निकालता है? ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं ना कहीं डेटा को सामने लेकर आता है। दो यहाँ पर सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, पर अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो इतनी ज्यादा सही नहीं है। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं, आप मेट्रो के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं, आपको एहसास होगा कि काफी डेंस, ऐसा लगता है कि हमें एयर देखने को मिल रही है, एंड धुंधलापन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 2014 के अंदर ये आया था, एंड इसका आउटलाइन ये था कि 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, बेसिकली कलर बेसिस पर बताया गया है कि एयर क्वालिटी कैसी है, जिससे कॉमन मैन को कहीं ना कहीं आसानी रह सके कि वो एयर क्वालिटी को जज कर सके। इसके अंदर देखो 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो आप समझोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटिंग एयर है, उसको तो होना ही चाहिए था, पर वो इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? PM10 आता है, PM2.5 आता है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, एंड फिर अमोनिया एंड लीड, ठीक है, जिसको पीबी कहते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये 8 इसके अंदर मेजर किए जाते हैं, एयर क्वालिटी के अंदर मेजर किए जाते हैं। AQI की अगर हम बात करें, इसके अंदर 6 कैटेगरीज हैं, दैट आर गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर, ठीक है। एंड CPCB ने इसको डेवलप किया है इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर। अब देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड लेकर आती है, इंडेक्स लेकर आती है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन, फिर उसके बाद लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर डार्क रेड, ठीक है, ऐसे कलर कोडिंग है। एंड इसके बेसिस पर यहाँ पर ये रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स, एंड यहाँ पर ये रहा कि गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है या सीवियर है। अभी देखो दिल्ली की जो हवा है वो पुअर कैटेगरी में है, एंड वैसे तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, पर वो वेरी पुअर भी जा सकती है अगर यही स्थिति रहे। ऑल्सो देखो अभी अभी न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि डिस्पाइट पुटिंग अ बैन, दिल्ली के अंदर अभी भी सीज किए गए बहुत सारे पटाखे, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट टू यू ऑल कि वी बीइंग वेरी अवेयर सिटीजन्स, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करें जिसका नुकसान हमें भी देखना पड़े एंड ऑल्सो अदर लोगों को भी देखना पड़े। तो फायर क्रैक बेसिकली क्रैकर्स एंड ऑल, इनको आप मत करो, दिवाली को प्यार से बनाओ, है ना, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। जापान सीक्स GI टैग फॉर निहोंशु एंड एल्कोहलिक ब्रेवरेज। तो देखो जापान ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला है कि एक प्रोडक्ट फ्रॉम जापान, ठीक है, उसके लिए फाइल किया है फॉर अ टैग एज GI टैग, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई, वहां पर इन्होंने इसको फाइल किया है, एंड दे आर ऑल्सो सीकिंग कि GI टैग इसके रिगार्डिंग मिल जाए। अब देखो ये क्या है निहोंशु? निहोंशु एक तरीके का ब्रेवरेज है, ठीक है, एक तरह का अल्कोहल है जो कि जापान के अंदर कंज्यूम किया जाता है, फेस्टिविटीज के अराउंड भी किया जाता है, जब कोई ओकेजन होता है एंड ऑल, वेडिंग में, फ्यूनरल में, ऑल्सो डेली बेसिस पर भी लोग इसको कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, एंड ये इंटीग्रल पार्ट है उनके लाइफस्टाइल का। एंड ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, जो कि हैं पहला तो चावल, ठीक है, राइस, उसके बाद है कोजिकिन जो कि एक टाइप का फंगल स्पोर है, एंड उसके बाद वाटर, ठीक है। इन 3 की मदद से फर्मेंटेशन के थ्रू इसको बनाया जाता है और उसके बाद कंज्यूम किया जाता है। अब देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंडिकेशन है जिसको, जो कि एक तरीके से एक गुड को दिया जाता है कि उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड वो एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बिलोंग करता है। जैसे कि जापान ये कह रहा है कि ये जो निहोंशु है ये जापान से कहीं ना कहीं आता है, एंड काफी स्पेशल है, काफी एक तरीके से सिग्निफिकेंट गुड है, जिसका कहीं ना कहीं जिसको GI टैग मिलना चाहिए। अब देखो GI टैग कब के लिए वैलिड होता है ये आपको याद रखना है, 10 ईयर्स के लिए, बेसिकली 10 ईयर का पीरियड है जिसके लिए GI टैग जो है वो दिया जाता है, पर इसको बार बार रिन्यू करवाया जा सकता है, एंड बहुत सारी स्टेट्स ऐसा करती भी हैं, रिन्यू करवा लेती हैं अपने GI टैग को। क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी कमोडिटी को GI टैग मिलता है तो उसका जो वैल्यू होता है ना, मार्केट वैल्यू, वो काफी हाई हो जाता है। ऑल्सो उसके उसकी अगर क्या होगा और सब कंट्रीज में भी वो फेमस होगा,
है ना, एंड उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हर सरकार कोशिश करती है, बेसिकली हर स्टेट कोशिश करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है, बेसिकली हर कंट्री कोशिश करती है कि जीआई टैग कहीं ना कहीं वो एक्वायर कर सके। चलिए अगला देखते हैं, पेज नंबर 6 पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिला, ग्रेजिंग एनिमल्स की टू लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी IISC स्टडी। अब देखिए ये एक स्टडी आई है एंड यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो कि घास वगैरह, ठीक है, ये सबको कहीं ना कहीं खाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लार्ज मैमल होते हैं, हर्बीवोर जो है, हर्बीवोर का मतलब ये जो कि कहीं ना कहीं प्लांट्स एंड ऑल को खाते हैं, जैसे कि याक हो गया, आइबेक्स हो गया, काफी क्रूशल रोल ये प्ले करते हैं कि स्टेबलाइज कर सकें ये सॉइल कार्बन को। एंड ग्रेजिंग इकोसिस्टम जो है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया स्पीति रीजन इन द हिमालयस के अंदर, एंड उसके बाद ये स्टडी को लेकर आया गया। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि कार्बन का लेवल किसी भी सॉइल के अंदर देखना, ठीक है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस को देखना, इसके लिए नाइट्रोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है सॉइल की कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नाइट्रोजन के थ्रू ही हम देख पाते हैं कि कितना कार्बन बेसिकली कंटेंट है इसके अंदर, कितना नहीं है। नाइट्रोजन दोनों काम कर सकता है, स्टेबलाइज भी कर सकता है, डिस्टेबलाइज भी कर सकता है कार्बन पूल को। तो ये जो ग्रेजिंग होती है बाय दी हर्बीवोर्स, ठीक है, ये जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनके थ्रू जो ग्रेजिंग होती है, ये इस इंटरेक्शन को चेंज करती है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि नाइट्रोजन का इसमें अंदर इन्वॉल्वड होता है, तो ये भी इसलिए मदद करती है कि सॉइल के अंदर स्टेबिलिटी बनी रखे। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल के अंदर ज्यादा कार्बन होता है देन ऑल द प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर कंबाइंड, ठीक है। एंड इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि सॉइल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जब कोई भी प्लांट या एनिमल मरता है तो वो क्या करता है कि वो वहीं पर रहता है, ठीक है, सॉइल के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो वहीं रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद कहीं ना कहीं जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको ब्रेक करने लग जाते हैं। जब माइक्रोब्स इसको ब्रेक करते हैं तो दे रिलीज कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर एज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सॉइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। एंड सॉइल पूल इज अ रिलायबल सिंक फॉर ट्रैपिंग द कार्बन, ठीक है। मेंटेनिंग द स्टेबल लेवल्स ऑफ कार्बन इन द सॉइल इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ज्यादा सॉइल कंटेंट होगा तो उसकी वजह से हमें क्लाइमेटिक चेंज के जो नेगेटिव रेपरकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि वो क्या कर सके, सॉइल की जो कार्बन स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रख सके। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला देखते हैं, 6 स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री। देखिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि स्पाइडर स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं, 6 नहीं, एंड वो अलग अलग जगह पर आइडेंटिफाई करी गई हैं, जैसे कि गारो हिल्स इन मेघालय, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टापरा हिल्स नियर कोत्थमंगलम, फिर उसके बाद थुम्बू मुर्जी बटरफ्लाई गार्डन नियर अथीरा पिल्ली, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस, ठीक है, इन सब जगहों पर बहुत सारी स्पीशीज मिली हैं एंड ये स्पाइडर की स्पीशीज पाई गई हैं। उसके बाद देखो एक हमें पोस्टर देखने को मिला, इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि जो डिफेंस एक्सपो है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया है बेसिकली 19 अक्टूबर, आज ये 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर के अंदर ये हुआ था, दिस वाज द वेन्यू। एंड यहाँ पर क्या हुआ, डिफेंस एक्सपो के अंदर ये बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन रहा एंड इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आई, 75 प्लस पार्टिसिपेटिंग नेशंस देखने को मिले, 31 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स ने इसको अटेंड किया है। एंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग आगे आर्टिकल भी आया, उसको हम देखेंगे, इसी की लाइंस पर आया है, दो हमें इसके रिलेटेड आर्टिकल कल ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर ये बेसिकली आज हुआ है। एडिटोरियल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए एडिटोरियल कहीं ना कहीं जो कल हमने न्यूज कवर करी थी, केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ट्वीट के अंदर लिख दिया था कि जो मिनिस्टर्स हैं अगर वो मेरे ऑफिस को, गवर्नर के ऑफिस को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मैं जो अपना प्लेजर है उसको फिर से कहीं ना कहीं ले लूंगा, इन मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दूंगा, ठीक है। ये जो इन्होंने बातें कही इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया एंड ये आर्टिकल कह रहा है कि ये जो इन्होंने इनडायरेक्ट थ्रेट दिया है
ना ही ये इनकी जो ऑफिस है उसकी डिग्निटी को शोभा देता है, ना ही ये इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द गवर्नर, ये उससे रेजोनेट नहीं करता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड जो अदर मिनिस्टर हैं दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस। एंड इसके अंदर ये कहा गया ये जो मिनिस्टर होंगे दे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब देखिए इसी को यहाँ पर इन्होंने कोट कर दिया पर ये इसका मीनिंग नहीं समझ पाए। एंड इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया है। पर ये सिचुएशन जब हुई है जब लेजिस्लेटिव मेजोरिटी नहीं रही है, तो उस टाइम पर देखो सिनेरियो डिफरेंट होता है। पर जब मन चाहे गवर्नर चाहे मिनिस्टर्स को हटा दें, ऐसा वो नहीं कर सकते जब तक कि कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हैं। नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स कि गवर्नर जब मन चाहे वो डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर को। पर इन्होंने ये थ्रेट दे दिया सोचते हुए कि मैंने बहुत बढ़िया बात कही है, पर देखो ये बात बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ नहीं चल रही है। द प्लेजर डॉक्ट्राइन जो इन्होंने कहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको सिग्निफाई नहीं करता है। एंड ये यहाँ पर ये याद रखना चाहिए था इनको कि ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मीनिंग इन्होंने गलत निकाला, आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। एंड ये जो इशू है ये तब उठा जब गवर्नर ने कहीं ना कहीं रिलेक्टेंस दिखाई, ठीक है, एसेंट को नहीं दिया केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 को। इसके बाद जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं आर बिंदु, इन्होंने ये रिमार्क दिया गवर्नर के लिए कि उनको रिटर्न कर देना चाहिए बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, जिससे हम फिर से एक बार देखें इसके अंदर चेंजेस लाएं। पर ऐसे विद होल्ड कर देना, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करना, इट इज नॉट राइट। इसी की वजह से एक तरीके से ट्रिगर हो गया ये सिचुएशन। एंड गवर्नर ने कहा कि मुझे मत सिखाओ, मुझे डिसरिस्पेक्ट मत करो, मैं आपको डिसमिस कर सकता हूँ। तो ये पूरा हमें देखने को मिला है सिनेरियो। एंड यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नर डिफर कर सकते हैं किसी बिल के रिगार्डिंग एंड मे एक्सरसाइज दी अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन जो कि उनको मिले गए कि वो अपना असेंट दें, चाहे वो अपना असेंट ना दें, चाहे वो उसको विद होल्ड कर लें, कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान रखना है उनको कि जो लेजिस्लेशन है उसका काम डिस्टरप्ट नहीं हो, क्योंकि गवर्नर का मेन काम क्या है कि वो लेजिस्लेशन को कहीं ना कहीं उनके जो वर्किंग है उसको हेल्प करे, उसको सैंक्शन दे, ना कि उसको डिस्टरप्ट करे। एंड देखो इन द रेलम ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ, गवर्नर जो होते हैं क्योंकि वो चांसलर होते हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इसलिए भी यहाँ पर फ्रिक्शन का एक पॉइंट उठ ही आता है। इसलिए एमएम पंची कमीशन जो कि बहुत पहले आई थी, उन्होंने एक बात कही थी कि सेंटर स्टेट रिलेशन को एक तरीके से रिव्यू करना चाहिए उसके ऊपर। एंड उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा था कि गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विद द रोल ऑफ द चांसलर। चांसलर आप अलग बनाओ, गवर्नर को इसका रोल मत दो, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इट इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, जिससे गवर्नर जो है वो अपने काम को, अपने रोल्स को एग्जैजरेटेड ना माने, अपने आप को सबसे ऊपर ना माने कि लेजिस्लेचर से भी ऊपर है, जुडिशरी से भी ऊपर है, ठीक है, ये ना माने। एंड गवर्नर जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया उसको वॉयलेट ना करते हुए उसी कैपेसिटी में वर्क करे। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाए। ये एमएम पुंची कमीशन ने कहा था कि उनको चांसलर की जो रोल है उससे बर्डन मत करो। तो आर्टिकल उसी के बारे में बात कर रहा है, गवर्नर के रोल के बारे में बात कर रहा है। अगला आर्टिकल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द इल्यूजन ऑफ बीइंग फास्टर देन लाइट, हाउ अ स्टार प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि 2017 के अंदर जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने एक अनयूजुअल बात देखी। एंड जो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लीगो जो है ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये लीगो ऑब्जर्वेटरी, इन्होंने रिकॉर्ड किया एक सिग्नल को जो कि इंडिकेट किया कि दो मैसिव, ठीक है, दो मैसिव एक तरीके से देखने को मिले इनको, एंड डेंस स्टेलर बॉडीज इन्हें देखने को मिली। इन्होंने क्या किया, ये एक दूसरे के साथ मर्ज करी एंड इन्होंने एक थर्ड बॉडी को फॉर्म किया, दैट वाज ब्लैक होल। ठीक है, तो ये इन्होंने बात यहाँ पर कही, लीगो ने बेसिकली ये बात कही कि दो हैवी मास इन्हें देखने को मिला, स्टेलर बॉडीज देखने को मिली जो कि एक दूसरे से टकराई, मर्ज करी, एंड उन्होंने एक थर्ड बॉडी को फॉर्म किया जो कि शायद मोस्ट लाइकली वो ब्लैक होल है। एंड इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने बहुत सारी वाइब्रेशंस को छोड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मर्जर होता है ये स्टेलर बॉडीज का तो बहुत सारी वाइब्रेशंस बाहर आती हैं, कभी कभार लाइट बाहर आती है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस सामने आई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो बातें बोली वो कहीं ना कहीं कोइंसाइड करी
जो कि टेलीस्कोप्स के थ्रू भी पता चला एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू भी पता चला। एंड देखो बाद में इसके बारे में जब और डिस्कशन हुआ तो पता चला कि ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि जब मर्ज करते हैं तो वो ब्लैक होल को फॉर्म करते हैं। अब देखो न्यूट्रॉन स्टार क्या है। न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली एक आप ये समझ सकते हैं कि इनको स्टेलर कॉर्प्सेस भी कहा जाता है। बेसिकली जब एक स्टार, जिसको हम सितारा कहते हैं, जब एक स्टार बूढ़ा हो जाता है, जब वो मरने वाला होता है, उसकी लाइफ एंड होने वाली होती है, तो एक एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, ठीक है। अब इस धमाकों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुपरनोवा। इस टाइम पर फॉर्म होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। तो यहाँ पर लीगो ने इस चीज को बताया कि ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स थे जो कि एक दूसरे के साथ टकराए, मर्ज किए एंड इन्होंने ब्लैक होल को फॉर्म करा। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर लाइट भी सामने आई जो कि काफी तेजी से आई एंड एक अनयूजुअल मैटर भी फॉर्म हुआ जिसका नाम है जेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग काफी सारी बातें हुई थी एंड ये बोला गया कि ये जो जेट ऑफ मैटर है बेसिकली देखो गिया ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल्सो हबल स्पेस टेलीस्कोप, इन दोनों ने कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग ये बात हुई कि ये जो जेट ऑफ मैटर है ये बहुत तेज स्पीड से आया। इन्होंने कहा कि ये 7 टाइम ज्यादा था स्पीड ऑफ लाइट से। तो इन्होंने जब ये बात बोली तो काफी एक तरीके से हर जगह ये हो गया कि ये तो फिजिक्स का पूरा मैकेनिज्म चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो लाइट की जो स्पीड है हम सबसे ज्यादा मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर फिर फर्दर और भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, फिर पता चला कि नहीं ये एक इल्यूजन है। इतनी तेज तो नहीं थी वो लाइट जो कि बाहर निकली कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो। पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुई थी कि दो न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं तो उन्होंने ब्लैक होल को फॉर्म किया एंड जब ये फॉर्मेशन होता है इस टाइम पर बहुत सारी वाइब्रेशंस बाहर निकलती हैं, बहुत सारे मैटर बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये पूरे आर्टिकल में बताया गया है एंड इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया है। एंड ये जो था ये काफी सिग्निफिकेंट एक बात कही गई एंड काफी सिग्निफिकेंट एक डिस्कवरी हुई कि न्यूट्रॉन स्टार कैसे टकराते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे एक ब्लैक होल फॉर्म होता है। ठीक है, एंड किस स्पीड से हमें लाइट आती हुई बाहर नजर आती है, कैसी वाइब्रेशंस हमें बाहर आती हुई नजर आती है। तो आर्टिकल इसी के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है। ऑल्सो देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि जब ये बात कही गई थी ना कि ये जो लाइट एकदम से आई, ठीक है, ये जो जेट ऑफ मैटर आए, इनकी जो स्पीड थी इट वॉज 7 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इसको इल्यूजन बताया गया एंड ये जब होता है जब हमें डिफरेंस देखने को मिलता है सोर्स ऑफ द लाइट में, उनकी वेलोसिटी में, लाइट की वेलोसिटी में। ठीक है, एंड इस फिनोमिना को कहा जाता है एस्ट्रोफिजिस्ट बेसिकली। ठीक है, इट इज नोन टू द एस्ट्रोफिजिस्ट अर्लियर सेज रश्मि बेसिकली। एंड यहाँ पर एक वर्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस हैपेंस इन द केस वेयर द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स अस with a velocity that is very close to the light's velocity। ठीक है, and this phenomena is known to astrophysicists earlier। ठीक है, पहले भी इन्होंने इसके बारे में जाना है एंड ये काफी एक अलग सा फिनोमिना है, ये बेसिकली इन्होंने बात करी बट बाद में ये पता चला कि ये एक इल्यूजन है। तो बस आपको ये याद रखना है कि लीगो ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं आगे किया कि जो न्यूट्रॉन स्टार जब टकराते हैं, मर्ज करते हैं, तो वाइब्रेशंस निकलती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई और मैटर भी फॉर्म हो रहा है, लाइट निकल रही है, बट दे फॉर्म ब्लैक होल। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल हमें देखने को मिला कि द इल्यूजन ऑफ बीइंग फास्टर देन लाइट, हाउ अ स्टार प्रॉब्लम वाज सॉल्व, दिस वाज हाउ द होल प्रॉब्लम वाज सॉल्व। एंड ये कहा गया कि नहीं इतनी तेज तो स्पीड नहीं थी, इट वाज ऑल अ इल्यूजन। आगे बढ़ते, कोर्ट कैनॉट इशू डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड। इस आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट ने ये चीज कही है कि हमारे पास पावर है कि हम लॉस को बनाएं विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड बेसिकली। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है, इसलिए कोर्ट हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखो आर्टिकल के अंदर ये है पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में। तो यूसीसी जो है इज वन दैट वुड प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एक लॉ की बात करती है यूसीसी। एंड क्योंकि हमारे देश के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज की अपनी पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, मैटर्स को वो डील करने के तरीके हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। यूनिवर्सल सिविल कोड बात करता है कि एक ही लेकर आओ, वन लॉ बनाओ एंटायर कंट्री के जिससे कोई भी रिलीजियस डिस्टिंक्शन ना हो। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी का पार्ट है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसके अंदर ये चीज कही गई है कि आप यूसीसी को लेकर आओ। अब देखो डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं एज डिफाइंड इन आर्टिकल 37, ये नॉन एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जस्टिशिएबल है या फिर नॉन एनफोर्सिएबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये फंडामेंटल रहते हैं गवर्नेंस के लिए, एंड अगर कोई भी लॉ को लेकर आना होता है, कोई भी स्टेप लेना होता है सरकार को, तो वो इनको देखती है, ध्यान से ऑब्जर्व करती है। अब देखो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ऑन पर्सनल लॉस, तो इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन मिल पाएगा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा लॉस का, क्योंकि अभी क्या है अलग अलग रिलीजन अलग अलग लॉस, समझ ही नहीं आता है, सब जगह अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद देखो जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट रखते हैं, हर रिलीजन हमारे लिए सेम है, उसको कहीं ना कहीं हम सामने लेकर आ पाएंगे। ऑल्सो जेंडर जस्टिस को हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे कि जितने हम रोल्स या जितने हम अधिकार मेल को दे रहे हैं, उतने ही हम अधिकार वुमेन को भी दे रहे हैं। अगला देखते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन लाइकली टू बिगिन बाय एंड ऑफ द ईयर। तो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर एट कोरबा इन उत्तर प्रदेश की वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल्स का। वो ये बताया जा रहा है कि 2022 के एंड से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर प्लान क्या है, बेसिकली ये कहा गया कि प्लान ये है कि 100% लोकलाइजेशन होगा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द असॉल्ट राइफल्स इन इंडिया। एंड ऑल्सो देखो इन द फ्यूचर ये जो जॉइंट वेंचर है ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन को, मॉडर्नाइज करेगा प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, एंड मैन्युफैक्चर करेगा एडवांस राइफल्स को, एंड इंडिया की बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑल्सो इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा एक तरीके से फ्लरिश होता हुआ, बेटर होता हुआ हमें नजर आएगा। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऑल्सो वेरी नाइस टू रीड आर्टिकल, वी डोंट बिलीव इन हायरार्किकल वर्ल्ड। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये बात कही, वो बेसिकली एड्रेस कर रहे थे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग को एट द डिफेंस एक्सपो 2022। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात कही है, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि इंडिया किसी भी हायरार्किकल वर्ल्ड में बिलीव नहीं रखता है। हम ये नहीं मानते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत बढ़िया कंट्रीज हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, सुपीरियर हैं, ठीक है, हम इनमें बिलीव नहीं रखते, हम किसी भी हायरार्की में बिलीव नहीं रखते, हम भरोसा रखते हैं अपने ऊपर। एंड हम इनवाइट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को कि वो एक्सप्लोर कर सके इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को। ऑल्सो इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है एज अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर, हम इंडिजीनियसली भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये कहीं ना कहीं प्रपोजल रख रहे हैं कि आप हमारे देश से इन सबको कहीं ना कहीं ले सकते हैं। एंड देखिए वी डू नॉट बिलीव इन मेकिंग और बिकमिंग अ क्लाइंट या फिर सैटेलाइट स्टेट। यहाँ पर इन्होंने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने एक बात को सर्टेन कर दिया कि हम कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं बनना चाह रहे। सैटेलाइट स्टेट का मतलब ये है कि एक कंट्री है उसके साइड में हम चिपक गए हैं, उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा सही तो हम सही की तरफ चल देंगे, उन्होंने कहा गलत तो हम गलत की तरफ चल देंगे। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड हम ओपन है कि हम पार्टनरशिप कर सकते हैं और सब कंट्रीज के द्वारा। एंड व्हेन वी पार्टनर विद एनी नेशन, ये सोवरन इक्वालिटी के बेसिस पर होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पर होता है, एंड हम म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे रखना चाहते हैं। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, ठीक है, ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो कैपेसिटी डेवलप हो रही है, जब हम डिफेंस की बात करते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड IADD ये जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ, इसने अडॉप्ट किया है गांधीनगर डेक्लेरेशन को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, गांधीनगर डेक्लेरेशन। इसके अंदर क्या है कि हम कोशिश करेंगे, प्रपोज किया हमने कि हम इनहेंस करेंगे कॉपरेशन को इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रेनिंग को बेसिकली प्रोवाइड करेंगे और सब कंट्रीज को, एंड डेप्यूटेशन करेंगे ट्रेनिंग टीम्स का, एम्पावरमेंट करेंगे, कैपेबिलिटी को बिल्डअप करेंगे फॉर डिफेंस फोर्सेज ऑफ अफ्रीका, एंड पार्टिसिपेशन एक्सरसाइजेज में ज़्यादा बढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करेंगे नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर। ठीक है, तो गांधीनगर डिक्लेरेशन ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ऑफर कर रही है फेलोशिप को फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपर्ट्स बेसिकली वी आर ऑफरिंग फेलोशिप फॉर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज की वो इंडिया के अंदर आए। ठीक है, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के थ्रू बेसिकली हम इस चीज को लेकर आएंगे, हम उन्हें जागरूक करेंगे और भी ज्यादा एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। एंड इंडिया सपोर्ट देना चाहता है अफ्रीकन कंट्रीज को, उनके साथ क्या करना चाहता है, उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है, ऑल्सो उनको हेल्प करना चाहता है
कि वो टेररिज्म एंड ऑल एक्सट्रीमिज्म जो फैल रहा है, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं बच सके। तो आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला देखिए, इंडिया यूके फॉर्म जॉइंट ग्रुप टू इनहेंस डिफेंस कॉपरेशन। तो डिफेंस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया एंड द यूके ने डिसाइड किया है कि वो एक न्यू डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फॉर्म करेंगे, दैट इज JWG। ठीक है, तो ये न्यू डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप है एंड ये इसलिए आई है जिससे इफेक्टिव कॉपरेशन को हम आगे लेकर जा सकें। एंड ये एक पार्ट है हमारे ऑनगोइंग इनिशिएटिव का, बेसिकली दोनों कंट्रीज के इनिशिएटिव का, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। एंड ऑल्सो अगर इंडिया एंड यूके की जो पावर है और जो कॉपरेशन है वो स्ट्रांग होगा तो हमें एक डिफेंस रिलेशनशिप बिल्डअप होते हुए नजर आएगा, जो कि दोनों ही कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल एज वेल एज असेंशियल रहेगा। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू डेवलप मॉड्यूल ऑन ड्रग अब्यूज दैट कैन रेंडर एज ऑर्डर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ड्रग एब्यूज के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ब्रिंग या फिर डेवलप अ मॉड्यूल, ठीक है, एंड उसको हम फर्दर क्या करेंगे, उसको एक लीगल बैकिंग भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं जहां पर हमें ड्रग का जो अब्यूज है वो देखने को मिल रहा है। ऑल्सो ड्रग एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक मॉड्यूल को बनाओ ऑन ड्रग अब्यूज एंड उसको कहीं ना कहीं लीगल बैकिंग प्रोवाइड करो। अब देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडिया का क्या है, इंडिया कहीं ना कहीं सैंडविच्ड है दो जगहों के बीच में, जो कि हमें देखने को मिलता है कि ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स है इन द वर्ल्ड। पहला तो है ये गोल्डन ट्राइंगल, जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब कंट्रीज की, व्हेन वी टॉक अबाउट द बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो गोल्डन क्रिसेंट जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर भी हमें ओपियम का प्रोडक्शन काफी हाई देखने को मिलता है। तो इंडिया के बीच में हम कहीं ना कहीं हम देखने को मिलते हैं, हम क्या है, हम सैंडविच्ड हैं दोनों के बीच में। तो इजीली यहाँ से हमें ड्रग आता हुआ नजर आता है इलीगली, एंड इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं उनके अंदर एडिक्शन बढ़ रही है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। एंड यंगर जनरेशन स्पेशली हमें देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा वल्नरेबल है एंड इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए प्रॉपर मॉड्यूल बनाओ, प्रॉपर बताओ कि ड्रग अब्यूज को हटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, सरकार क्या करेगी, तभी कुछ हमें फायदा देखने को मिलेगा। अगला देखिए, मेघालय पैनल प्रिपेयर प्लान टू रिस्टोर वाटर बॉडीज। तो मेघालय क्या कर रही है, मेघालय एक तरीके से प्लान को लेकर आ रही है, एक्सपर्ट कमेटी सून एक्शन प्लान को लेकर आने वाली है, जिससे जो पल्यूट हो सके हैं वाटर बॉडीज मेघालय के अंदर, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर एक प्लान आ सके कि कैसे उनको रिस्टोर करना है, कैसे उनको फिर से बेटर बनाना है। इसके अलावा देखो आर्टिकल के अंदर कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, मेन बात यही है कि इनका रेज्यूविनेशन के लिए, इन वाटर बॉडी की रेज्यूविनेशन के लिए एक एक्शन प्लान लेकर आया जाएगा मेघालय के अंदर। जिराफ ब्रॉट टू इंडिया बाय ब्रिटिश में बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पीशी। यहाँ पर ये कहा गया है कि 150 साल पहले जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं वो जब लेकर आए थे इंडिया के अंदर नॉर्दर्न जिराफ को, तो ये बेसिकली क्या है, ये एंडेंजर्ड स्पीशी हैं कहीं ना कहीं, एंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है अक्रॉस द कंट्री। एंड यहाँ पर ये कहा गया है कि द रिसेंट जियोनियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द लार्जेस्ट कैप्टिव हर्ड इन इंडिया एट द अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन इन कोलकाता ने कंफर्म किया है कि द जिराफ इन दिस फैसिलिटी एटलीस्ट आर मोस्ट लाइकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कि ये क्या हो गए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। तो आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। एंड बोथ न्यूबियन एंड रॉथस्चाइल्ड जिराफ, ठीक है, दो कैटेगरीज हैं, दे आर लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड इन द IUCN। तो इनकी जो आबादी है वो बहुत तेजी से कम हो रही है, इनके ऊपर ध्यान देना होगा, स्टेप्स को लेना होगा। आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ FATF ग्रीन लिस्ट दिस वीक। तो ये आर्टिकल में ये बात करी गई है कि जो पाकिस्तान है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। एंड FATF क्या है कि ग्लोबल वॉचडॉग है, बॉडी है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है प्रिवेंट करने में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स को एंड टेररिज्म को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए काम कर रही है। अब FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है, क्योंकि दो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट, इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान था, पर ऐसा हो सकता है कि आगे वीक में पाकिस्तान इससे बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि देखो पाकिस्तान को बताना होगा FATF को कि ये मैंने स्टेप्स लिए हैं,
एंड ये मैंने काम किए हैं जिससे मैं काउंटर कर सकूं टेरर फाइनेंसिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, ऑन द रेगुलर बेसिस बताना होगा। अब देखो मेन बात ये है कि पाकिस्तान अगर इससे बाहर भी निकल जाता है ग्रे लिस्ट से, तब भी एफएटीएफ कहीं ना कहीं इसके ऊपर सर्विलियंस रखेगा एंड ऑन टाइम पाकिस्तान को बार बार रिपोर्ट देनी होगी कि क्या क्या ये स्टेप्स ले रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाएगा, फिर से उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। अब देखो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं एड लेने के टाइम पर। क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी कंट्री को ये हो जाता है कि ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि इस कंट्री के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज, फाइनेंशियल क्राइम्स एंड ऑल ये सब कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इसलिए भी और सब जो इंस्टीट्यूशन है वो एक आसानी से एड प्रोवाइड नहीं करते, या इकोनॉमिक अगर हेल्प भी देनी होती है तो वो प्रोवाइड नहीं करते। तो इसीलिए जो भी कंट्री इन लिस्ट के अंदर आती है कोशिश करती है कि इनसे बाहर निकल जाए। अब देखो जब हम एफएटीएफ की बात करते हैं, एफएटीएफ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने सेट किया है एंड प्रिवेंट करने की बात करती है फाइनेंशियल क्राइम्स को, टेररिज्म को। एंड 1989 के अंदर ये बनाई गई थी G7 समिट इन पेरिस के अंदर। एंड इनिशियली ये बनाई गई थी जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके। पर 9/11 का जो अटैक हुआ था, जो कि 2001 में बेसिकली एफएटीएफ ने उसके बाद क्या किया, एक्सपैंड कर दिया अपने काम को एंड यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग के कॉम्बैट के लिए भी यहाँ पर एफर्ट्स की बात करी गई। 2012 के अंदर इसने ऐड किया एफर्ट्स टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफिकेशन ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर वेपन्स जो है मास डिस्ट्रक्शन के इधर से उधर प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग भी ये काम करेगी, काउंटर मेजर्स को देखेगी। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इन पेरिस, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो एफएटीएफ की लिस्ट की बात करें, पहली लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये उन कंट्रीज की है जो कि सेफ हेवन माने जाते हैं, सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, एंड इनकी वजह से बेसिकली इन कंट्रीज की वजह से और कंट्रीज को नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं वार्निंग के रूप में होती है ये लिस्ट। इसके अंदर बेसिकली पाकिस्तान था एंड मार्च 2022 तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सुडान, युगांडा, यमन, ठीक है, ये सब कंट्रीज ग्रे लिस्ट के अंदर थी। अगर इसी की हम एक और लेवल अप की बात करते हैं तो आती है ब्लैक लिस्ट। ये वो कंट्रीज हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं या फिर टेरिटरीज हैं, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती हैं, ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं। ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं एंड एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट को भी रिवाइज करता रहता है। अभी इसके अंदर ईरान, कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की जब हम बात करते हैं ये बेसिकली इनके अंदर है एंड इनके ऊपर इसलिए हाई सर्विलियंस रखा जाता है। आज के द हिंदू में यही सारी खबरें थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, इजी लगा होगा। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको जरूर दबा के जाना क्योंकि आपके लाइक को देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन। स्टडी आइज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जो जाकर अभी के अभी वहां पर जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।